अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की बात से। मुल्ला नसरुद्दीन को जानती हैं आप? मुल्ला नसरुद्दीन को नहीं जानती आप? वो आपने उर्दू बिल्कुल बचपन की कहानियां वानियां नहीं पढ़ी? उसमें एक होते थे मुल्ला नसरुद्दीन। अच्छा, तो मुल्ला नसरुद्दीन का एक वाक़या, अकबरी असगरी उनकी बात करें आप? सही है जानते हैं, बड़ा है उर्दू। हाँ। लेकिन ये मुल्ला साहब जो है इनको कुछ जहन में आ नहीं रहा, लेकिन आई एम श्योर कि अगर मैं इनको देखूंगी तो मुझे याद आ जाएंगे। नहीं देखी नजर नहीं आएंगे, ये कहानियों में थे। ये मुल्ला नसरुद्दीन जो है बेसिकली एक दिन वो चले गए बादशाह के दरबार में। वहाँ पर बादशाह ने इन्वाइट किया था लोगों को खाने पर। अच्छा। तो मुल्ला नसरुद्दीन साहब की भी इन्विटेशन थी। अब मुल्ला नसरुद्दीन साहब पहुंचे, आम से कपड़े पहने हुए थे, नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। तो जैसे वो अंदर दाखिल होने लगे, पहले तो गार्ड ने उनको यूं ऊपर से नीचे तक देखा, जो पूछा हाँ कौन? दरबान जो था वहाँ पर जो दरबान जो होता है। तो बहरहाल कोई उनकी ऐसे माशरे में इज्जत ना की गई और बस ऐसे ही उनको अच्छा चलो ठीक है जाके बैठ जाओ, कोने पे बैठ जाओ, चलो ठीक है तुम भी बैठ जाओ, ज्यादा प्रोटोकॉल चलो तुम। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा यार ये क्या चक्कर है यार, ये तो बात समझ में नहीं, हमें पसंद नहीं आई ये वाली बात। बहरहाल वो उठ के बादशाह की महफिल से चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आए और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के शाहाना किस्म के कपड़े पहने हुए थे। अब जैसे ही वो शाहाना किस्म के कपड़ों पर पहुंचे हैं तो उसी गेट पर वही दरबान, अरे सर जनाब 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 आइए 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 जनाब आइए जनाब, वो उनको लेने के लिए आगे सही है। उन्होंने कहा वाह भाई वाह क्या बात है। बहरहाल वो उनको अंदर लेकर गया, आगे वाली सीटों पर लेकर गया। सर आप प्लीज इधर बैठे इधर बैठे। जो बाकी जो लोग आते हैं, जो वजीर मुशीर वगैरह होते हैं, वो भी हुजूर जनाबे वाला, अरे इज्जत माँ आइए आइए अस्सलाम वालेकुम करके उन्होंने आगे बिठा दिया और मुल्ला नसरुद्दीन बैठ गए। खाना शुरू हुआ। अब जब खाना शुरू हुआ तो सब लोग खाना खाने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने खाना उठाया तो ले तू खा ले तू खा ले तू खा कपड़ों पे। तो लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं भाई, ये कपड़ों को क्यों खाना खिला रहे हैं? कहने भाई थोड़ी देर पहले मैं आम कपड़े पहन कर आया था तो कोई इज्जत नहीं थी, अब ये कपड़े पहन कर आया हूँ तो इज्जत इनकी है, असल खाना तो इनका बनता है, मेरी क्या औकात है, असल तो इनको खाना खिलाया जाए क्योंकि औकात इस चीज की है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये चीज आप अपने मुआशरे में आजकल भी बड़ा आम देखते हैं। कहाँ पे भला? पुलिस के नाके। सबसे मजेदार जगह वही होती है पुलिस के नाके। आप देखें एक बाइक वाला गुजरेगा, छोटी गाड़ी वाला गुजरेगा, चल इधर चल, पुरानी वाला गुजरेगा तो तेज तेज इशारा, रोको रोको, बाइक की बोले चाबी निकाल, चाबी निकाल, चल साइड पे आते। और जब जरा गाड़ी जरा महंगी होगी, जरा बड़ी बड़ी वो बड़ी होती है ना 4 व्हील ड्राइव, वो 4WD होगी या ये वाली होगी, तो उसको तो रोकेंगे ही नहीं ना, हट जाते हैं दरमियान, आगे खुद लेट जाएंगे। सर मेरे ऊपर से गुजर के जाएंगे, मसला थोड़ी। तो सलूट भी करते हैं कभी कभार तो बिल्कुल। और ये नंबर प्लेट देखकर फैसला हो जाता है कि कौन रोकने वाला है और कौन रोकने वाला नहीं। नंबर प्लेट और गाड़ी का साइज और गाड़ी का साइज बिल्कुल। तो ये तो आपको बहुत आम नजर आता है हमारे यहाँ भी। मैं भी थोड़ी रोज सूट पहन कर आता हूँ माशरे में, मैं भी चाहता हूँ मेरी इज्जत हो। आम कपड़े पहन के आते हैं तो फिर नहीं होती, बस यही है नाज़रीन, यही है, ऐसे ही होती है। हकीकत है हमारी यहाँ की। बहरहाल हकीकत जो है वो हमने आपको बता दी एक, तो दूसरी हकीकत हम आपको बताएंगे 60 सेकंड न्यूज़ में। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,500 हो गई। किकबैक्स के इल्ज़ामात, मोने सिलाही के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद पीसीबी का बाबर आजम की कप्तानी खत्म करने का फैसला, इंजमाम के इस्तीफे के बाद मजीद अरकान को भी घर भेजने का फैसला। जाम सरदार रहमान खेतरान समेत 30 से ज़्यादा शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। एहसन रमज़ान वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नंबर्स के बजाय ग्रेड दिए जाएं, मुल्क में मैट्रिक और इंटर में ग्रेड सिस्टम मुतारिफ। इसराइल का हमास के ज़ेर इंतज़ाम पार्लियामेंट समेत दीगर इदारों पर कब्जे का दावा। गजा में अल शफा अस्पताल के कंपाउंड में शहीद 179 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन कर दी गई। भारतीय रियासत उत्तराखंड में सुरंग गिरने से 40 मजदूर दब गए। रूस में सारिफीन का डाटा महफूज करने से इनकार पर गूगल पर भारी जुर्माना आयद। पुरतायुश तातीलात और महंगे तहाइफ लेने का स्कैंडल, अमेरिकी जजों के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश।
चलो जी, तो ये थी 60 सेकंड न्यूज़ और आपने देख लिया जी क्या क्या हो रहा है। शदीद मामला, ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं क्रिकेट के। तो आज तो वैसे भी सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड का। आप कौन सी टीम की आज तरफदारी कर रही हैं? तरफदारी तो मैं चाहती हूँ कि मैं न्यूजीलैंड की करूँ, हाँ जाहिर है, लेकिन कर ना पाऊंगी। कर ना पाऊंगी, करेंगी आप इंडिया की तरफदारी? कर ना पाऊंगी मैं, लेकिन ये कि लगता मुझे यही है कि इंडिया जीत जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपके मुंह में खाक। ऐसे होता है। अल्लाह वैसे क्या हो गया आपको एक मैच के लिए, यही एक मैच के लिए। लेकिन बिल्कुल मेरी ख्वाहिश ये काली है ज़बान वाली कि वो जीते, कीवी जीते। और ये बेचारे बड़े जो है वो लेकिन लास्ट टाइम भी उनके साथ बड़ा जो है वो मसला हुआ था फाइनल में। आपने देखा था किस तरीके से वो इंग्लैंड से हारे थे। मजलूम फाइटर है बेचारे, हाय हाय हाय, वाकई मजलूम है। और उनकी मजलूमियत का अब आज इम्तिहान है, देखते हैं। अच्छा, इससे पहले भी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने इंडिया को काफी मरतबा हराया है। तो इसीलिए सेमीज में जी, सेमीज में मेरे ख्याल में हराया है। लेकिन ये कि वैसे इंडिया को हरा चुके हैं। बिल्कुल, चलो फिर हो सकता है कि आज भी हरा दें, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस वक्त इंडिया जिस तरीके से जा रहा है ना मामला, हो बस ऐसे ही है। बहरहाल एक और मामला इंडिया वाला, रजाक, अब्दुल रजाक भाई, इंडिया वाला भाई ने क्या कह दिया? अब्दुल रजाक भाई और ऐश्वर्या राय। ये देखो जी, बेचारे को अपोलोजाइज करना पड़ गया अब्दुल रजाक साहब को। मैं तो बिल्कुल इस बात पर नाला हूँ। सहमत नहीं आप? नहीं, ये क्या बात है, देखो छोटी छोटी बातें होती रहती है। हर आदमी हर चीज पे ऑफेंड हो जाता है। हमारा माशरा जो है या दुनिया जो है ना वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। आप कोई बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था भाई अगर आप ऐश्वर्या राय से, मतलब क्रिकेट के मामला पर बात हो रहे थे और रिजल्ट पर बात हो रही थी, तो बेसिकली वो मिसाल देना चाह रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, आप जो सिलेक्ट करेंगे वैसा ही पाएंगे ना। तो उस पर उन्होंने बात करते हुए, अच्छा वो बेसिकली ही इज अ फनी गाय, उनके अंदर वो जुगतों वाला और वो एंटरटेनमेंट वाला मामला है। अब उन्होंने कहा क्या, उनका जुमला क्या था कि जी अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे तो नेक और परहेजगार बच्चों की उम्मीद तो ना रखें ना आप। तो अब नहीं, मकसद क्या था? मकसद सोचो ना, ये सोचो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो तारीफ कर रहा है ऐश्वर्या राय की कि ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी, जबरदस्त खूबसूरत तरीन हसीना खातून रही, ठीक है। अब जब आप उनसे शादी करेंगे तो आपकी उम्मीद क्या होगी कि बच्चे हसीन और जमील पैदा होंगे, क्योंकि माँ बाप का एक डीएनए शामिल होता है उसके अंदर। साइंटिफिकली ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो वो बंदा तारीफ कर रहा है कि यार अगर आप जो बोओगे वो काटोगे ना, मतलब ऐश्वर्या राय अगर आपकी बेगम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं खूबसूरत बच्चे पैदा हो, लेकिन आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि भाई जो है वो नेक परहेजगार बच्चे पैदा होंगे या क्रिकेटर बच्चे पैदा होंगे, या क्योंकि उसकी जो वजह शोहरत है वो खूबसूरती है, तो वैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे। आप ये उम्मीद ना डालें कि आपने जो है वो सेब का बीज लगाया तो अमरूद तो नहीं निकलेंगे। अब सेब ऑफेंड हो जाए तो यार ये क्या बात कर दी आपने। मकसद उसका कुछ और था बेचारे का कहने का। लेकिन अब मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ ना, सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मजबूर सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे भाई। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, ऐसी कोई बात वो मेरे जहन में नहीं है। ये भी कह दो ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं है कि मैं खवातीन के उसके हवाले से कोई बात कर रहा हूँ। तो बात हुई नहीं ना, मतलब बिल्कुल मैंने उसको इस तरीके से लिया था। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा लोगों ने उसको, एक तो दो किस्म के लोग आए। एक वो जो ऐश्वर्या के हवाले से बहुत खड़े हो गए कि आपने ऐश्वर्या को बारे में बात की, एक वो, और दूसरे वो कि जो उनका वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, जो दूसरा वाला साइड था। उन्होंने कहा कि भाई आप खवातीन के हवाले से बात करें, खवातीन माएं जो है वो, सही होती है ना? नहीं कि माएं जो है वो तरबियत करती हैं बेसिकली, तो आपने सारा मलबा माँ पे गिरा दिया कि माँ जैसी। अब एक अलग एंगल, ऐसा एंगल है जो सोचा भी नहीं होगा ना उसने सोचा ही नहीं होगा। ऐसी माँ होगी तो परहेजगार बच्चे तो नहीं होंगे, तो वो उसने माँ के साथ वो बेसिकली जोड़ दिया। तो इस बात पे लोग ज्यादा हुए। और दूसरा साइड वो है कि जो कह रहा है ऐश्वर्या और ये और वो, तो वो वाला तो मुझे ठीक। मैं कह रहा हूँ रजाक भाई, बिल्कुल मैं उनकी बात के साथ हूँ। अब उन्होंने माफी मांग लिया तो ठीक है, उनकी माफी के साथ भी हूँ। हर आदमी को जबरदस्ती बस माफी मांगो, हमें बुरा लग गया, बस हमें बुरा लग गया। ओ भाई सबको बुरा लगता रहता है दुनिया में, हर चीज हमें बुरी लगती रहती है। तो अब हम क्या हर चीज पे लोगों से माफिया मंगवाते रहे क्या? इतना हम वो हो गए ना ऑफेंसिव, हमारा माशरा इतना जो है वो इतना ज्यादा हर चीज पे ऑफेंड होने वाला हो गया है। हर चीज पे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। चलो खैर, बस बहरहाल अब आ गई, उनकी माफी भी आ ही गई। तो अब आई होप कि ये मामला ठंडा हो जाएगा। रजाक को हम भूलने देंगे कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ था। और नहीं भूल जाए रजाक भाई, होता है यार, कोई बात नहीं। आप हमारे अपने आदमी यार, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे थोड़ी यार आपको जो है वो हम छोड़ देंगे, ये शेरों के आगे डाल देंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, लेकिन जो मजीद तशवीशनाक बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, एक तो आज अच्छा अभी खैर मेरे जहन में तभी और बहुत सारी बातें हैं, तो अभी मैं क्या बोलूं, फिर लोग उल्टा सीधा कहेंगे। नहीं आप मुझे उकसाएं मत। अच्छा ओके ठीक है, बस मैं आपको लाहौर की तरफ लेकर चलती हूँ। आपको एक खतरनाक बात बताती हूँ, लाहौर के हवाले से भी बताती हूँ और दिल्ली के हवाले से भी बताती हूँ। हाँ, ये पॉइंट आपका अच्छा है वैसे।
नहीं हम बस छोड़े रहने दें। खैर बहरहाल लाहौर अलग से बात करूंगा मैं, किसी दिन ऐश्वर्या से जाके अलग से बात करूंगा। ठीक है, लाहौर के हवाले से मैं आपको जरा बता दूं, सूबाई दारुल हुकूमत में स्मॉग पर काबू ना पाया जा सका और आलूदगी के एतबार से लाहौर ने एक बार फिर दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है और स्मॉग के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। लाहौर शहर का अगर औसत जो हम एवरेज कहते हैं, औसत या औसतन, औसतन तो है कह सकते हैं, लेकिन औसत से औसतन निकला है ना, औसत मेरे ख्याल में नहीं होता भाई। हाँ ठीक है, ठीक, आपके ख्याल में ठीक है, वो वैसे सही बात कर रहे हैं आप। अच्छा एवरेज जो है, अंग्रेजी लगा लेते हैं, बरतानिया वालों। एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिकॉर्ड किया गया है वो है 397 और आमिर टाउन में AQI जो है वो 447 एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा 447 अब्दुल कदीर। अब नहीं अल्लाह पर। अच्छा माल रोड के अतराफ की तरफ अगर आपको लेकर चले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 है और मौसम का जो अहवाल बताने वालों का कहना यह है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है और लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 13 जबकि ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये फजाई आलूदगी का जो है सिलसिला यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर हम आपको दिल्ली की बात बताएं, भूले मत, ये दोनों साथ साथ के जो शहर हैं और बड़ा बुरा हाल है, वहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी तो दिवाली भी हुई है तो वहां तो पटाखों की वजह से और ज्यादा पोल्यूशन हो गई। अच्छा अजीब, ये इन्होंने वर्ल्ड कप में कहा कि हम अब आतिशबाजी नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि हर मैच के बाद आतिशबाजी होती थी। हाँ, सही है। फिर उन्होंने मना किया कि नहीं भाई हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो रहा है, लेकिन माने नहीं, फिर भी शुरू हो गए। वहाँ बस ये हमारा एक जैसा चलता है वैसे। ऐश्वर्या राय। अच्छा ऐश्वर्या राय। अच्छा मैं जिस दिन पाकिस्तान जीता ना उस दिन नहीं की, अपने टाइम पे कर ली। ऐश्वर्या राय आओ जरा इधर। अच्छा दिल्ली की हवा, अब आपको जरा हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बता दें, क्वालिटी बेहतर होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, बदतर ऐश्वर्या नहीं, मजीद बदतर होती जा रही है। खैर दिल्ली का मामला हमेशा से बहुत खराब था लेकिन अब और ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से आलूदगी नई सतह पर पहुंच गई है और दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 346 की मतलब जिसको कहते हैं इंतहाई खराब सतह को भी उबूर कर लिया। ये उन्होंने अपना बेंचमार्क रखा हुआ था कि ये इंतहाई खराब है। हाल ही में स्मॉग से निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत ने मसनूई बारिश भी कराई लेकिन इससे भी कोई खातिर खा फायदा नहीं हो सका और कुछ दिन कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तशवीश का इजहार किया है और दिल्ली में आलूदगी के मसाइल को क्यों नहीं हल कर रहे ये भी सवाल किए। पंजाब में जिसको हम कहते हैं कि पराली जो जलाने की वजह है उससे फैलने वाली आलूदगी, हर भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब जब भी इस पर इस हवाले से समाअत हुई है हर दफ़ा उन्होंने यही मौका इख्तियार किया है कि इसके लिए कोई मौसर हिकमत अमली बनाई जाए कि आप जो ये फसलों का जलाना और इस किस्म की चीज़ होती है ये ना की जाए। फसल काटने के तरीक़ाकार में बेसिकली वो तब्दीली चाह रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं है। हाँ कि मतलब पराली की जो मशीनें हैं उनके ज़रिए ठिकाने लगाया जाए लेकिन मशीनें जो है वो दस्तयाब होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फिर भारतीय पंजाब में आलूदगी फैलाने वाले जो अवामिल हैं उनकी वजह से पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है, पंजाब की पाकिस्तान ज़ाहिर है क्योंकि करीब हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर भी फ़ज़ा जो है वो इंतहाई ख़राब हो रही है और पाकिस्तान की भी बहुत हद तक आप ये कह सकते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी का जो मलबा है वो हम उधर उस साइड पे भी भारत का हाथ है। हाँ। पाकिस्तान में बहुत सारी आलूदगियाँ जो आती कर रहे हैं वो भारत की वजह से। आज हम बात करेंगे फिल्मों में क्या आलूदगियाँ वो डाल रहे हैं उस पर भी बात करनी है। बिल्कुल। अच्छा कीनिया वालों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्होंने ये किया है कि 2032 तक 15 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे के तहत मुल्क भर में इनका सुनामी है, ये कौन सा ट्री सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी जो इनका है, तो उन्होंने उस मंसूबे के तहत मुल्क भर में शजरकारी के दिन आम तातील का ऐलान किया है। जंगलात जो है इस वक्त वहाँ पर जी तकरीबन 7% कीनिया में जंगलात हैं और वो कहते हैं कि जी हम इस रकबे को 10% तक लेकर जाना चाहते हैं और इसीलिए तकरीबन उन्होंने इस साल $8 करोड़ से ज़ायद जो है वो मुख्तस किए हैं। और ये ज़ाहिर है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए, उससे निपटने के लिए उन्होंने काफ़ी एक अहम इंटरेस्टिंग ये एक फिनोमेना रखा है। तो अब देखते हैं कि ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इन्होंने 2032 तक 15 अरब दरख्त लगाने हैं यानी 9 स्लो चल रहे हैं ये तो पाकिस्तान से तो बहुत स्लो चल रहे हैं। हमने तो बिलियन ट्री भी बड़ी जल्दी लगाया और फिर 10 बिलियन ट्री का भी हमने हदफ उठा लिया खुद ही से। हाँ तो वो तो हम तो सही जा रहे हैं लेकिन नाजरीन आप जहन में रखें कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दरख्तों की कटाई का सिलसिला चल रहा है जिसके हवाले से जो मुख्तलिफ कमेटियां हैं पाकिस्तान की वो ये बात कर रही हैं कि इस पर तशवीश होनी चाहिए सबको और ये कटाई की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए डिफॉरेस्टेशन का। उससे होगा ये कि सबसे पहले तो आपके फ्लड्स आएंगे, सैलाब आएंगे और सबको बहा ले जाएंगे। तो ये जहन में रखिए आप जरूर। ये बहुत जरूरी। और कोई काट रहा हो आपके आसपास दरख्त आपको नजर आए फौरन महकमा को फोन करें। फोन काट मतलब ये फोन आप उठाएं और कॉल करें, जल्दी फोन करें, जल्दी फोन काटें ताकि फौरन उसकी यार क्या हो गया, क्या आपने संभाला है
फोन करें, फोन का बिल ज्यादा आता है। हाँ, और फौरन आपने बताया 200 रुपए। हाँ, वो सिम जो आप नहीं चला रहे, हाँ, उस सिम के भी आप 200 रुपए देंगे, लेकिन वो 200 रुपए लेने आएगा कैसे कोई? मेरी फलां नंबर की सिम है, वो बंद हो गई, ठीक है, मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। हाँ। अब उसके लिए ये मुझे ढूंढते रहे 200 रुपए, 500 रुपए खर्च करके आपके घर पे आएंगे, आपसे 200 रुपए जुर्माना लेंगे और चले जाएंगे। यही मैं कह रही हूँ। तो यही मुझे समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल जो आपके आसपास नजर आ रहा हो आपको गैर कानूनी तौर से या कानूनी तौर से भी दरख्त काटते हुए, आपको क्या पता गैर कानूनी काट रहे हैं या कानूनी काट रहे हैं, तो आप फौरन फोन करें, मुतला करें, उसके बाद अपनी हुकाम जो है वो अपनी कार्रवाई खुद कर लेंगे कि कानूनी तरीके से इजाजत लेके काट रहा था या नहीं काट रहा था। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी कुछ फ़लस्तीन के हवाले से। नाबलस में बच्चों ने गज़ा के बच्चों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा किया है। बच्चे तक निकल पड़े हैं और वो मुजाहरे कर रहे हैं कि खुदारा जो इसराइल बम्बारियां कर रहा है, जिस तरीके से फ़लस्तीन का गज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो तबाह कर दिया गया है। कहते हैं कि जी उसके अंदर नीचे उनका ऑफिस है, सारा अंडरग्राउंड हमास वालों का ऑफिस है, तो वो हम तबाह कर रहे हैं। एक अजीब इस वक्त की हालत है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म और सितम के पहाड़ ही हैं जो तोड़े जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम बस हमारे कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। तो बहरहाल उन बच्चों ने, नाबलस के बच्चों ने गज़ा पर इसराइली हमले रुकवाने और आलमी बरादरी से बच्चों की इमदाद करने का मुतालबा किया है। और ये तमाम मुजाहिरीन जो थे, इनका कहना यह था कि इसराइली हमलों में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हो रहे हैं वो बच्चे ही हैं। बिल्कुल, अस्पतालों में ईंधन ना होने से बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंक्यूबेटर तक दस्तयाब नहीं है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, बच्चों का इंतकाल हो रहा है। लेकिन नहीं, बच्चे ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं कि जिसके अंदर बस अगर मैं सिर्फ देखते ही इंसान सिर्फ और सिर्फ आंसू ही आते हैं उसकी आंखों में, क्योंकि जले हुए, कटे हुए, किसी का सर नहीं है, किसी की बॉडी जो है वो दो टुकड़ों में है, घबरा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें आप देखते हैं, पता नहीं कितने अरसे तक उनके जहनों में, और हमारे भी जहनों में ये चीज रहेगी और हमारे जहनों में नहीं रहनी, हमारे जहनों में एक आध दिन तक जो है वो खत्म, भुला देते हैं लोग, बिल्कुल, लेकिन रहनी चाहिए नाज़रीन। ये अपने इस वक्त का, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो एक जिसको कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है। और इसी हवाले से मजीद अगर आपको हम बताएं कि इजरायली फौज का दुनिया भर में मजाक भी बन गया है सोशल मीडिया में। आपको ये खबर भी दे दूं, इजरायली फौज की जारी करदा एक वीडियो है, उसमें दिखाया गया है कि फौजी एक सुरंग में वाक़े कमरे में पहुंचा जहां उसने दीवार पर कीलों से जुड़े हुए कैलेंडर कीलो क्या था? नहीं, ये क्या रहा है? ये यू टर्न मत ले आप, ठीक है? जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंसान ये करता है। मुझे भी कुछ समझ सही, कीलों से जुड़े हुए कैलेंडर की तरफ इशारा करते हुए उस बंदे ने कहा कि ये जंगजुओं की फहरिस्त है। अच्छा, अब कैलेंडर पे उसको समझ में नहीं आया, वो भी ना पढ़ सका। दरअसल मैं ये बताना चाह रही थी कि वो ना पढ़ सका। बात ये है कि इस कदर इन्होंने जहालत है, जहालत का ही मुजाहरा है और दुनिया इस चीज को बाय कर रही है। हाँ, दुनिया के जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर यकीन रखते हैं, अच्छा भाई इसराइल ने कह दिया तो सच होगा, इसराइल ने कह दिया तो ये डेटा बिल्कुल सही है, इसराइल ने कह दिया तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप मारे इन लोगों को। हाँ, जबकि इसराइल के हवाले से हम सब ये बात जानते हैं कि कितनी मर्तबा इसराइल ने इंटरनेशनल फोरम्स पर गलत बयानी की, उसके बाद उन गलत बयानियों को उसने एक्सेप्ट किया। अभी इस मर्तबा भी 7 अक्टूबर के वाक़े पर भी उन्होंने पहले क्या कहा, हमास जो है वो बच्चों के सर काट रहे हैं, बिल्कुल बच्चों के और फिर उसके बाद वो बयान झूठ साबित हुआ। हर एक ने, बड़े बड़े लीडरों ने उसको कोट किया कि जी बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। लीडरों की क्या बात कर रहे हैं आप? जो बंदा इराक में जंग कराने और लोगों को मरवाने का दरपे बना, टोनी ब्लेयर, उसको उठा के उन्होंने बना दिया, क्या भला उसको बना दिया। वहां पर आप ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के कोऑर्डिनेटर हैं आप, जिसने खुद बाद में माफी मांगी, अपने ही गुनाहगार मुंह से उसने माफी मांगी कि आई अपोलोजाइज कि हमारे पास वहां पर कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs नहीं पड़े हुए थे, नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी हमने उनकी सबकी जानें ले ली, हमने बर्बाद कर दिया उस मुल्क को, और अब मैं दोबारा वही काम करने आ गया हूँ। बिल्कुल। अब ये इस तरह की जब बातें होती है ना तो इंसान का हम वो ईमान बस उड़ जाता है इंसानियत से कि इंसानियत किस कदर निचले दर्जे पर चली गई है। और ये तो वो लोग हैं इसराइली जो कि फ़लस्तीनियों को या बाकी लोगों को तो इंसान समझते ही नहीं है ना, उन्होंने जो अपनी मज़हब की गलत इंटरप्रिटेशन की है। कुरान में भी ये बात लिखी गई है कि ये वो लोग हैं जो कि अपनी किताब को गलत इंटरप्रेट करते हैं और ऐसे ये जानते हैं कि जैसे अपने हाथों को जानते हैं, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उसके ऊपर झूठ घड़ते हैं,
जानते बूझते हुए लोगों को आधी बात बताते हैं अपने दीन की और आधी बात नहीं बताते, और एक फॉल्स इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि जी हमें ये ज़मीन चाहिए, इस खित्ते को हमें जो है वो हासिल करना है वगैरह। लेकिन बस इनको चाहिए कि जिससे लड़ रहे हैं कम से कम उसकी ज़बान तो सीख लें, ताकि वो कैलेंडरों के पास जब जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि ये कैलेंडर ही है, उनकी जहालत नज़र नहीं आएगी सामने। ऐसा ही सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। और बताएं क्या हो रहा है दुनिया में? रोम से खबर मैं आपको जरा दे दूं। रोम के करीब एक कस्बे में सर्कस से फरार होने वाला जो शेर है उसकी फुटेज सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो गई है, और वीडियो जो है वो पुलिस के हेलीकॉप्टर से बनाई गई है। बेसिकली सर्कस से निकलने के बाद शेर जो है वो गलियों में आजादाना तौर पर घूम रहा है। शेर आजाद ही फिरता है भाई, शेर की आजादी है, शेर है भाई, बिल्कुल आजाद करेगा, शेर आजाद जो करना है, और क्या, पकड़ लो जरा उसको। अच्छा, वो फिरने लगा सॉरी, और उसकी वजह से कस्बे के जो मकीन है वो तो खौफ और हरास फैल गया उन लोगों में, वो तो घबरा गए। और कस्बे की आबादी तकरीबन 40,000 से कुछ ज़्यादा है। तो हुकाम ने शेर की जो मटरगश्त है उसकी खबर मिलने पर रिहायशियों को अपने घरों के अंदर रहने का हुक्म दिया, और उन्होंने कहा कि भाई तब तक बाहर ना निकलें जब तक हम शेर को पकड़ ना लें, और शेर की तलाश। शेर बाहर है तो किसी को तो अंदर करना पड़ेगा, ऐसा तो है, ऐसा पब्लिक को अंदर करो, और सेफ्टी हो पब्लिक की। वेरी स्मार्ट अवैज। बाकी नाजरीन, अब आपको वापस ये रोम की मैं तो रोम मैं भी वही कह रही हूँ, रोम ही की बात कर रही हूँ मैं भी। कस्बे के जो मेयर हैं उन्होंने ग्राउंड जो है ग्राउंडों ने जो है मेयर का नाम है एलेक्जेंड्रो ग्राउंडो नहीं, ग्राउंड में तो क्रिकेट होती है, ग्रांडो, एलेक्जेंड्रो ग्रांडो, अच्छा जी, ग्रैंड लेवल पर काम करते। तो जाहिर है ग्रैंड ही है, ग्रैंड ऑपरेशन कर रहा है, शेर को बाहर निकाल के लोगों को अंदर कर रहा है। तो जाहिर है ये वेरी राइट, यू आर राइट। मैं कायल हो गई हूँ आपकी, मैं स्मार्टनेस की, अक्ल जो है ना वो मैं उसकी कायल हो गई हूँ आज। अच्छा, तो उन्होंने मीडिया पर आकर कहा कि मकामी पुलिस सर्कस के अमले से मिलकर शेर की तलाश कर रही है, और शेर जो है वो फरार है, और बाद में फिर एहलकारों ने शेर पर काबू पा लिया, और ये हुआ सारा सिलसिला। क्योंकि ज़ाहिर है खतरनाक हो जाता है ये। और जिस तरह की वीडियो में आप देखें ना, नजर आ रहा है भाई खुलेआम वो मर्डर कर रहा है, घर भर के आसपास फिर रहा है। बिल्कुल, लोगों को फिर ये भी तजस्सुस होता है ना कि वो अपनी जान की हिफाजत करने के बजाय निकल जाते हैं बाद शेर देखने निकल गए भाई। मेरे ख्याल में सर्कस वगैरह होने नहीं चाहिए ये, क्योंकि मामला सर्कस को ही गड़बड़ करता है, गड़बड़ करता है। वैसे उन पर कभी देखी आपने सर्कस? जी जी बिल्कुल है, मैंने नहीं देखी। वो लक्की ईरानी सर्कस होता था कराची में, वहाँ मैंने कभी नहीं देखी सर्कस। चलो अच्छा, वो नहीं देखी बिल्कुल, लेकिन वैसे है कि ह्यूमंस जो है वहाँ पर परफॉर्म करते हैं वो बड़े करतब दिखाते हैं, बड़े ट्रेंड जो है वो प्रैक्टिस होती है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन ये है कि जानवर जो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके हवाले से कहा जाता है कि उन पर बड़ी सख्ती और उनको ज़रा तकलीफ दी जाती है, क्योंकि उनसे करतब कराए जाते हैं, कभी मारा जाता है उनको, कभी ट्रेनिंग के लिए भूखा रखा जाता है, मुख्तलिफ उनके साथ ज़रा जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं। तो ये तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन बहरहाल मैंने कोई सर्कस कभी नहीं देखी। बाबर आजम उनके ऊपर जो बुरा वक्त आ गया है, और बाबर आजम की जो मेहनत है और बाबर आजम की जो काबिलियत है उसके तो हम सब कायल हैं, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी पर अब मामला जो है वो आज फैसला हो जाएगा। बाबर आजम को हटा दिया जाएगा, बाबर आजम से इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। पहले तो ये आज मीटिंग होनी है, पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो उन्होंने बाबर आजम को बुला लिया है, और बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का बेसिकली वो फैसला कर चुके हैं। हाँ, अच्छा, अब वो जो फैसला हो गया है तो वो उससे पहले बाबर आजम से कहेंगे कि जी आप इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो खुद हटा दिया जाएगा उनको। ये जो है वो आज की कार्रवाई है जो कि आज होना है। अच्छा, अब बाबर आजम जो है वो अगर कप्तान नहीं होंगे तो कौन कप्तान होगा, ये सवालात है। बाबर आजम के अलावा एक तो ये कि इंज़िमाम ने छोड़ा था चीफ सिलेक्टर का ओहदा, तो और भी अब पीसीबी ने फैसला किया है कि और भी लोगों को फारिग करना है। हमने सिलेक्शन कमेटी से बॉलिंग कोच जो थे उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, और चीफ सिलेक्टर ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब बाबर आजम के हवाले से अब आज जो ये डेवलपमेंट होनी है कि उनको नए कप्तान का नाम भी बता दिया जाएगा कि वाइट बॉल का नया कप्तान कौन होगा। तो अब ये आने देना, पब्लिक से पूछते हैं, ऐसा करते हैं पब्लिक से पूछते हैं, हमारी पब्लिक हमारे जो नाजरीन हैं वो हमें कॉल करें, फ़ोन नंबर चला दिया जाए। बल्कि एक काम हम ये भी करेंगे कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों बताओ, बाबर आजम को क्या इस्तीफ़ा देना चाहिए, या बाबर आजम कहें कि भाई आप मुझे खुद निकाल दें क्योंकि आपने खुद ही बनाया था मुझे, तो ये करना चाहिए बाबर आजम को। फिर बाबर आजम की जगह किसको कप्तान बनाना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट का कप्तान कौन हो, T20 वर्ल्ड कप अगले साल है उसका कप्तान कौन हो, ये सारी बातें आप हमें बताएं फ़ोन करके। हमारा जो प्रोग्राम है
उसमें बस शामिल हो जाएं। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेकर हम दोबारा आते हैं, तो फिर आपसे बातें करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बाबर आजम के हवाले से बात करते हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा। आज पीसीबी मैनेजमेंट और बाबर आजम की मुलाकात होगी, जिसमें बाबर आजम से मांगा जाएगा इस्तीफा, और अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर नए कप्तान का ऐलान पीसीबी खुद कर देगा। अब नया कप्तान कौन होगा, इस हवाले से चहमगोइयां तो हो ही रही थी, कुछ अर्सा पहले बातचीत भी हो रही थी, बहुत सारे इसमें इल्जाम भी आ रहे थे, बहुत सारे नाम भी आ रहे थे सामने। आपका क्या ख्याल है, बाबर आजम के साथ क्या वाकई ऐसा होना चाहिए कि बाबर आजम को कप्तानी से इस तरीके से हटाया जाए, और बाबर आजम की जगह कप्तान फिर कौन होना चाहिए? और अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा तो क्या ये टीम में डिविजनिंग और टीम में एक नया कप्तान आएगा तो कोई फड्डेबाजी तो नहीं शुरू हो जाएगी टीम में? वो जो मोरल है वो कहाँ जाएगा टीम का? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जब आप टीम में चेंजेस करते हैं तो ये सोचते हैं, और ये सोचना ज़रूरी है। आपकी राय जानते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट जिस रास्ते पर जा रही है वो रास्ता ठीक है या नहीं ठीक है? ये है आपसे आज का हमारा सवाल और आपकी फ़ोन कॉल्स के हम मुंतज़िर हैं। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर। अच्छा, ओ सॉरी, बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर। मतलब वो तो ज़ाहिर है खिलाड़ियों में तो वो टॉप पे रहा है और टॉप पे है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ठीक है, वर्ल्ड कप अगर उनका सही नहीं गुजरा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस बेसिकली टीम की परफॉर्मेंस है ना। नहीं, सिर्फ एक अकेले बाबर भी इतनी अच्छी नहीं थी वर्ल्ड कप में, लेकिन बाकियों ने भी कुछ नहीं किया। अगर एक बाबर ने कुछ नहीं किया। अच्छा, मजहर इकबाल साहब हैं सादकाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मजहर साहब, देखिए शिफा यूसुफ से अपनी कीमती राय दे रही थी, आपकी कॉल हमने दरमियान में आ गई, मैं खामोश हो गई। बिल्कुल, हाँ, इनको हमने रुकवा दिया है। आप बताएं भाई, क्या हो रहा है ये? जी सर, बताएं सर, ठीक हो रहा है बाबर के साथ? बाबर को हटाना चाहिए? मैं बोल रहा था कि सरफराज अहमद जो है ना बेस्ट कप्तान थे। हाँ, अच्छा, तो अब क्या उनको वापस लाएं? वो तो नहीं है ना जी, सरफराज अहमद जो है ना बेस्ट कप्तान थे हमारे। नहीं, वो थे तो सही, अब क्या करें, वापस लाएं उनको? हाँ जी, वापस लाना चाहिए सर। ओके, अच्छा। और अगर उनको वापस नहीं लाते तो किसको कप्तान बनाना चाहिए? और उसके बाद फिर शुएब मलिक साहब थे। हाँ, अच्छा, चलो वो भी तो अभी नहीं है ना। और कौन इस टीम में, जो करंट टीम है हमारी, उसमें से कोई है आपकी नजर? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। शाहीन अफरीदी, अगर आप उसको शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाते हैं तो वो फिर उसकी फिर बॉलिंग का फिर मसला बन जाएगा। फिर वो अच्छा, ठीक है, चले, ये आपने निशानदेही की है। हाँ, वर्ल्ड कप में उनका रन रेट देखे ना, उन्होंने कितना रन दिया, 90 स्कोर दिया एक मैच में उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये फिर बाबर आजम क्या करें, इस्तीफा दें या ना दें? सर, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इनका जो बैटिंग लाइनअप है ना वो खराब हो गया इनका सारा। हाँ, उनको बैटिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। वो अपना फोकस करें करियर पे। ठीक है, शुक्रिया मजहर साहब, थैंक यू, आपने अपनी राय से हमें नवाजा। जी, रजा साहब गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुजरांवाला से रजा बात कर रहा हूँ। जी रजा भाई, बताइए क्या होना चाहिए? देखिए, ये कप्तानी का बाबर आजम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर है और बैट्समैन भी अच्छा है, लेकिन शायद वो कप्तानी का मेरा ख्याल है वो उससे नहीं हैंडल हो रहा सही। हाँ ठीक है, सही, बिल्कुल। तो उसकी जगह अगर कोई और को किसी को चेक कर लेते उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो कौन हो सकता है? तो उसके अलावा देखें कौन हो सकता है हमारे कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हो, जैसे कि अभी आपकी टीवी पे नाम चल रहा था शाहीन अफरीदी, वो भी कप्तानी कर सकते हैं। और उसके अलावा माशाल्लाह हमारे तो जो प्लेयर हैं, जो वर्ल्ड कप से पहले जो ये तो फुल टाइम क्रिकेट खेलते थे, पार्ट टाइम के ऊपर ये करते थे, अपना एडवर्टाइजमेंट में करते थे। अब इनको थोड़ा सा जो प्लेयर है उनमें से फुल टाइम इनको करनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। और एडवर्टाइजमेंट तो करनी चाहिए ना भाई, हम उनको पैसे कमा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो फोकस तो मेन चीज पे होना चाहिए ना। सही है, आपको लगा फोकस आप मेन कर रहे हैं उसके ऊपर तो आप कारकर्दगी दिखाए ना कम से कम। हाँ, सही बात है, ये बात तो है। अब नहीं हो रही कारकर्दगी, कभी कभी हो जाता है। इंग्लैंड की टीम में भी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कारकर्दगी, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी जिस तरह की। उम्मीद तो इंग्लैंड वालों को भी नहीं थी, उनकी भी कारकर्दगी खराब हो गई। हाँ, वो इंग्लैंड के वालों की नहीं थी कि वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो इंडिया की जो पिचेस वगैरह है उसके मतलब भी आप सही जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे उनकी पिचेस कैसे होती हैं, इसलिए उनके साथ तो हो गया। जी, अब तो हो गया। बहरहाल आज कौन जीतेगा? हाँ जी, आज कौन जीतेगा? आज इंडिया के चांसेस ज्यादा है।
चलो जी, होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड और होम ग्राउंड अपना पिचेज उन्होंने खुद बनाई हुई है। अभी टॉस पे डिपेंड करता है, अगर तो न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है पहले पिच तो बदल दी उन्होंने जी, फड्डा डाल दिया है आईसीसी की परमिशन के बगैर। भारत ने पिच बदल दी है, जिस पिच पर मैच होना था उन्होंने बदल दी। उन्होंने कहा हम इस पे नहीं करेंगे, नई पिच पे दूसरी पे खेलेंगे जो बनाई है। देखे अब यही इंडिया की टीम जाके किसी और वेन्यू पे जब क्रिकेट खेलेगी तो आपको पता चल जाएगा, सब पता लग जाएगा। अभी ये नाकाबिले शिकस्त रही है अपनी पिचों के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मंसूर जतोई साहब है हमारे साथ अलीपुर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हम ठीक ठाक हैं। बताएं सर, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? ठीक गलत का तो पता नहीं है, लेकिन बाबर को हटा देना चाहिए क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो ठीक ही हो रहा है ना फिर, तो आप कह रहे हैं सही है। बस ठीक हो रहा है। हाँ। क्योंकि आप देखें ना, उसकी परफॉर्मेंस आई नहीं है तो वो कम से कम वो अपनी उस पर तो फोकस करेगा ना। डिमोटिवेट नहीं हो जाएगा? नहीं होगा जी डिमोटिवेट, उसे एक बैकअप मिलेगा दोबारा से ना अपने आप को रीबूस्ट करने के लिए। अच्छा, और जो बाकी कोई प्लेयर आएगा कप्तान बनेगा बाकी तो आपको ये कौन लगता है वो कौन होगा? एज इट इज होगा। कौन, किसको होना चाहिए? मुझे तो लगता है किसी जो ना बाहर से किसी को ना थर्ड मैन को बना देना चाहिए कप्तान, जो इनको वो करता रहे। चले फिर हम बन जाते हैं फिर। या साबिक कप्तान जो थे ना हमारे इमरान खान साहब, उनको ले आए। हाँ सर, वो नहीं बना सकते ना, वो तो सियासत में आ गए, खत्म हो गई कहानी। वो कहाँ से अब उनको कप्तान बना? और क्या, ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल अब बताएं कि अब हमारे साथ और कौन है जी? अगले कॉलर बताएं जी, बताएं, नाम बताएं। हु इज द नेक्स्ट कॉलर? अच्छा जी, ठीक है ओके। लाइन जरा गड़बड़ कर रही है, दोबारा से जो भी कॉल आए बताइएगा जी। शिफा आप बताएं, क्या चाहती हैं आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि बेशक बदल दें, लेकिन ये है कि मैं उस नाम की तरफ ज्यादा मेरा है जिस नाम को बहुत कम लोग ले रहे हैं, रिजवान की तरफ। फॉर सम रीजन। क्यों? आफरीदी शाहीन रिजवान को कहाँ कारकर्दगी कप्तान बनते हुए देखा? कप्तान बनते हुए नहीं देखा, कप्तान उसको वो हो सकता है कप्तान। तो कैसे पता चला आपने, कैसे ये आपके अंदर आपने उसमें क्या क्वालिटीज देखी? उसमें मैंने क्वालिटीज ये देखी कि एक तो इजी गोइंग लगता है मुझे, साथ मिला के चलाने वाला है। वो जो ग्रुपिंग वाली आप बात कर रहे हैं कि शायद कोई और हो, ग्रुपिंग बन जाए, ये वो हो सकता है कि रिजवान अवॉइड करे या अवॉइड कराए टीम में, मतलब उसकी पीएसएल में तो कप्तानी की रिजवान ने, और पीएसएल में जो है वो शाहीन अफरीदी ने भी कप्तानी की। उन्होंने भी की, उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की। और शाहीन का मुझे सिर्फ ये लगता है कि कुछ लोग जो कि ये कयास आराइयां कर रहे हैं या जो ये बात कर रहे हैं कि शाहीन को एक लॉबी प्रमोट कर रही है, या वो शाहिद अफरीदी लॉबी, शाहिद अफरीदी लॉबी, बिल्कुल, खुल के बोले, या जो उनके ससुर साहब हैं वो उनके लिए बात कर रहे हैं और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। नहीं, उनके ससुर साहब ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में तो इनको ही होना चाहिए कप्तान। हाँ, साफ खुलेआम कहा है, बाबर आजम को होना चाहिए। तो ये है, लेकिन नहीं, वो तो ऊपर से कहा है ना, अंदर से अंदर खाने बातें जो है वो सिलसिले कुछ और है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो वो वाली सारी बात है कि इस वजह से मुझे लगता है कि मेरिट पे आए बंदा, और वो मेरिट जो है शाहीन अफरीदी भी बिल्कुल वो एक अच्छा बॉलर है, लेकिन ये है कि मुझे रिजवान में वो क्वालिटी ज्यादा नजर आती है। ये आपने ऑप्शन दिया है। हसन खान साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई ये शिफा तो कह रही है रिजवान को बना दो कप्तान, क्या ख्याल है आपका? जी, मेरा ख्याल भी यही है कि मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए। पहले तो शायद अगर शाम की कारकर्दगी बेहतर होती थोड़ी तो वो भी बन सकता था। किसकी? शदाब खान की, लेकिन उसकी कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में बेहतर नहीं रही है, तो इस वजह से आप मोहम्मद रिजवान को बनना चाहिए। और शाहीन आपको नहीं लगता कि बनना चाहिए? नहीं, शाहीन नहीं लगता, क्योंकि बॉलर जो होते हैं ना वो अच्छे कप्तान नहीं होते। आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस इतना अच्छा कप्तान, सर क्या कह रहे हैं, अच्छा कप्तान कह रहे हैं? नहीं, हमारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में ना काफी फर्क है। जो हमारा बॉलर कप्तान होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो 92 के वर्ल्ड कप में भी बॉलर कप्तान था। नहीं, बॉलर नहीं था, ऑलराउंडर था। गलत बयानी ना करें। लेकिन आज जो टीम पाकिस्तान कितने बैट्समैन कप्तान, उस 92 वाले की फाइनल में इनिंग्स उठा के देखे बैटिंग की। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि वो मतलब बॉलिंग के लिए तो वो माना जाता था ना, असल में बॉलिंग के लिए माना जाता था, लेकिन वो खड़ा होके रन भी बना लेता था, लेकिन अपना टीम बैटर भी अच्छा था। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं जी। चलें देखते हैं क्या होता है आगे, आज होना क्या है ये पता चलेगा जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हसन। अली साहब है जी कोहाट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई बड़ा शोर हो रहा है आपके घर में, क्या हो गया? आपके घर में भी कोई पीसीबी का माहौल बना हुआ है? टीवी लगाई, हम देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। अच्छा, मैं समझा वो पीसीबी वाला। कम करे आवाज भाईजान। हाँ, आवाज कम करे भाईजान, आवाज अब बताएं भाई। तो अब बताएं जी। अभी भाईजान सुन नहीं रहे आपकी बात, वैसे मैं आपको बताऊं। हाँ अच्छा जी, वो शाहीन अफरीदी के बारे में सवाल किया था ना आप लोगों ने। हाँ बताएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा फैसला है, और माशाल्लाह आपकी प्रोग्राम हम रोजाना देखते हैं,
और माशाल्लाह आपके जो सब चैनल आपके जो है ना प्रोग्राम हम देखते हैं, जो न्यूज़ है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। लेके आ रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलें अब देखते हैं, अल्लाह करे शाहीन अफरीदी जो है वो कुछ आप टीम के लिए जो है अच्छा कप्तान साबित हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली भाई, ज़बरदस्त जी। देखें लोग जो है वो शाहीन अफरीदी की तरफ माइंड बना चुके हैं भाई, शाहिद अफरीदी ने माइंड बना दिया वैसे। अच्छा, अब टेस्ट क्रिकेट के लिए शान मसूद का नाम ज़ेरे गौर है, और ये जो वनडे है उनके लिए शाहीन अफरीदी का नाम ज़ेरे गौर है। अब पता लगेगा कि होना क्या है। और T20 का जो शाहीन की भी अच्छी दोस्तियां हैं, मुझे लगता है कि टीम में वो भी वो ग्रुपिंग को अवॉइड करा देगा, मतलब वो वाला हो सकता है कि वो ना आने दे टीम में, वो जो दरारें हैं वो ना आए। अच्छी बात है, शाहीन की भी अच्छी मतलब वो तो है एक अंडरस्टैंडिंग। जब अगले साल जब T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो पता चलेगा भाई। ये बहुत ही एक पाकिस्तान का एक एज है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी T20 क्रिकेट टीमों में शुमार होती है, और अब पाकिस्तान क्या करेगा ये पता चलेगा जी। आज का दिन है जी, गैर मामूली दिन है, देखते हैं कि क्या होता है। वैसे ही ठीक है जी, तो क्या करें, वक्फा ले लें? वक्फा ले लेते हैं हम, और फिर वक्फे के बाद हम आते हैं जी वापस, मिलते हैं एक छोटी सी मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं भारत की, और भारत के एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक ख़ास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। उसमें खैर हॉलीवुड का भी अपना एक किरदार रहा है बड़े अरसे से, लेकिन भारत भी उसमें कोई पीछे नहीं रहा। वो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज़ हुई हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके, बेसिकली बिल्कुल एक नेगेटिव लाइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हवाले से हम जरा करेंगे बात, और आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी फिल्में और किस तरह से भारत आजकल जो एक वेव चली हुई है, बिल्कुल, और आजकल तो एक बहुत वेव, बिल्कुल बिल्कुल। हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये वो गीले कारतूस हैं शिफा, जो कि अब जो है ना फुस हो चुके हैं, लेकिन इतने कारतूस उन्होंने चला लिए हैं भारत वालों ने इस फिल्म प्रोपेगेंडा के नाम पर, तो ये अब और नहीं चलेंगे। आजकल बड़ी तेजी आई हुई है। जी वो नहीं, देखिए अब उनके पास, क्योंकि जब से मोदी साहब ये अब तकरीबन 10 साल हो गए गवर्नमेंट में आ गए, तो एक स्टेट लेवल के ऊपर पूरा एक जो है ना पॉलिसी है कि इस तरह की फिल्मों को जो है उन्होंने तरवीज देनी है। और हम देखते हैं कि अभी बहुत ज्यादा तेजी से अक्षय कुमार साहब ने तो एक मशीन लगाई हुई है ना घर में, वो हर हफ्ते जो है वो एक फिल्म निकाल के फेंकते रहते हैं। तो वो बेल बॉटम हो या सूर्यवंशी हो, उसमें पाकिस्तान को जो है वो बैशिंग करते हैं। लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, बिल्कुल। और वो जब पाकिस्तान बैशिंग करते हैं तो वो एक्चुअली उसके अंदर खुद भी इतने आर्टिस्टिकली कोई बहुत ब्रिलियंट तो है नहीं, तो उसके अंदर मुसलमानों को जब वो टारगेट करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना, ये सिलसिला कहाँ तक ले जा सकता है चीजों को। और जाहिर है कि जब शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार जो है ना, वो भी अपोलोजाइज करता हुआ नजर आता है, एक अपोलोजेटिक पोस्चर लेता है, या आमिर खान या दूसरे जो मुसलमान स्टार्स हैं वहां पे, तो फिर मसले कुछ डीप हैं और उनको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो रिसेंटली जो फिल्में आई हैं ये क्या कह रही हैं? ये टाइगर 3 और ये कौन सी जरा मुझे बताएं। मैं चूंकि आजकल इस तरह की फिल्में मैं आपको पता है देखता नहीं हूं मैं। ये टाइगर शाइगर मैं तो देखता हूं जब मुझे कॉमिक रिलीफ चाहिए होती है। आप ये अगर टाइगर 3 या पीपा या इस तरह की दूसरी फिल्में जो है, किसकी है? सॉरी, पीपा जी अभी वो ईशान कक्कड़, वो कक्कड़ हैं वो जो नहीं है, ये शाहिद कपूर के छोटे भाई, उनकी फिल्म आई है। अच्छा, उसके ऊपर तो खैर कंट्रोवर्सी उनकी अपनी ही बन गई है, तो हम तो जो है वो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि जो बंगालीज हैं उन्होंने ये 71 की जंग के उन्होंने बैकग्राउंड में ये फिल्म बनाई है। और पीपा एक टैंक होता है जो कि फ्लोट करके चला जाता है। इस तरह की कुछ फैसिनेटिंग सी स्टोरी उन्होंने बनाई। मुजीब नहीं है, नहीं वो अलग मुजीब एक अलग फिल्म बना रहे हैं मुजीब के नाम से। अब देखें जी वो श्याम बेनेगल जैसा बड़ा नाम माइंड अगर मुजीब जैसी फिल्म बना रहा है, तो फिर आप देखिए कि स्टेट लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा को किस तरह इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सो कमिंग बैक टू पीपा, तो वो जो फिल्म है उसमें वो मसला अब ये बना हुआ है कि उन्होंने नजरुल इस्लाम का एक गीत लेकर, जो कि बड़ा क्लासिक गीत है उनका बंगालीज के लिए, वो उन्होंने AR रहमान साहब ने दोबारा उसको रिकम्पोज किया है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है। इवन फॉर समबडी लाइक AR रहमान, उनको वो कहा जा रहा है कि ये फिल्म में से आप निकालें या इसको दोबारा बनाएं। तो वो AR रहमान भी अपोलोजाइज करने पे मजबूर हुए हैं इस वक्त।
तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं उनके अंदर जो है वो नफरत है, हॉस्टिलिटी है। और ये मजे की बात ये कि ये आपको पैराडॉक्स नजर आता है कि ये वही मोदी हैं जिन्होंने यूट्यूब को और ट्विटर को मजबूर किया है कि वो जो कश्मीर का कंटेंट हटवा दें, मोदी क्वेश्चन जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो हटवा दें, बिल्कुल वो हटा दें, क्योंकि वो जो है वो उनको अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन उनको वो जो एक है ना कि वो मिशन मजनू और राजी और ये जो दूसरी फिल्म है ये उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगती, जहां दिखाया गया है कि एक पार्क वॉक की तरह उनका स्पाई जो है वो चलता चलता पाकिस्तान में आ जाता है ऐसे ही घुस गया आराम से घुस जाता है और वो आर्मी की किसी घर में जो है वो मुलाजमत इख्तियार कर लेता है और वहां से वो राज निकालना शुरू कर। आई मीन व्हाट द क्या ये कहना चाह रहे हैं, ये क्या रिसर्च करने की तो तकलीफ करनी ही नहीं है ना। मतलब उर्दू टेक्स्ट लिखना नहीं आता, मतलब वो कौन से आप सुरमा लगाते हो? मैं वैसे पूछना चाह रही हूं। मैं तावीज़ भी पहनता हूँ, मैं सुरमा लगाता हूँ। मैं अगर वो मस्जिद वाली टोपी हम सब पहन वाली टोपी मैं जैसे ही स्क्रीन से ऑफ होता हूँ तो मैं वो टोपी निकाल के पहन लेता हूँ और मैं भाईजान और जनाब के अलावा बात नहीं करता। अच्छा, लेकिन क्या जो इंडियन अवाम है वो इन फिल्म्स को बाय कर रही है या नहीं? देखिए इंडियन अवाम कौन है, जिस तरह मैंने कहा 20 करोड़ मुसलमान तो इस वक्त बैक फुट पे हैं वहां पर इंडिया में, और वो तो बेचारे और बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है, बाकी माइनॉरिटीज का भी बुरा हाल है। और जो जिंगोइज्म उन्होंने इस वक्त अपने अवाम को जिस तरह चार्ज किया है मोदी साहब ने अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ तो शायद साउथ ऑफ इंडिया तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है, वो तो नहीं है, वो नहीं है। ये नॉर्थ की कहानी है, यूपी, गुजरात, नॉर्थ, यहाँ पे ये जो है ना ये पॉलिटिक्स बेची जाती है और वो जाहिर है इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे तो आप इसमें तेजी देखेंगे। तो वो उन्होंने तो मुद्दा खड़ा करके रखना है और वो उनके पास और कोई स्लोगन है नहीं इस तरह का, तो इसके ऊपर वो फिर राइल अप करते हैं पब्लिक इमोशन को और वो इन फिल्मों के थ्रू करते हैं। और आप देखिए कि अब वो जो है ना वो चाहे वो सलमान खान हो, आप इसमें देखिए जो जोया का किरदार है टाइगर 3 में जो आ रही हैं, तो उसमें वो मतलब वो पाकिस्तान आ गए हैं, जोया पाकिस्तानी उनकी जो वाइफ हैं, अच्छा। वो इधर की एजेंट हैं और फिर वो दोनों जो हैं वो मिलके कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान की पिछली वाली टाइगर भी इसी किस्म की थी कि एक वो हमारा एजेंट दिखाया था, एक उनका एजेंट दिखाया था, फिर बाद में निकल गए वो किसी और दुनिया में बस गए और उनको दोनों पठान में शाहरुख खान भी यही ट्रूप यूज करने पे मजबूर हैं, तो वो यही कहानियां दिखाते जा रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले शुरू में कहा था कि ये अब कारतूस जो है ना गीले हो चुके हैं, ये ज्यादा चलेंगे नहीं। और जब कश्मीर फाइल्स को दुनिया में कहा जाता है कि जी ये क्या आपने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई हुई है और उसके ऊपर आप इतना फख्र भी कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अब उनको जवाब मिल जाना चाहिए। अच्छा, दुनिया अंडरस्टैंड कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स दुनिया अंडरस्टैंड करती है। एक और उनके कारतूस है जो कि यहाँ पर आए भी थे जब करतारपुर का सिलसिला हुआ था, वो तो बहुत गदर 2 में जो वो एक मर्तबा फिर गदर मचाने को तैयार है। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मेंटालिटी है कि चले उनकी तो मेंटालिटी हमें समझ में आती है और हमें हमेशा समझ में आई है, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हों या ये अपने सनी देओल साहब हों जो कि अगेन एक बहुत चला हुआ कारतूस हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो क्यों हम इतने दिल खोल के उनका इस्तेमाल करते हैं? मेरा सवाल तो अपने लोगों हमारा तो यही सवाल है, ऐसा ही है। वो आप देखिए जावेद अख्तर साहब आए थे, वो क्या कह के चले गए और हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में बैठे हैं और उनको जो है वो उनको यूलोजाइज कर रहे हैं कि जी ये बड़ी कोई चीज आ गई आसमान से। हमारे पास उनसे बड़े दिमाग मौजूद हैं इस मुल्क में और उनको थोड़ा सा प्राइड लेने की जरूरत है। अब ये जो गदर 2 है, मतलब अगेन प्लॉट आप देख लें, आप उसकी एक्टिंग देख लें, इट्स सो एग्जैजरेटेड, सो 80s, लेकिन बड़ी भाई कामयाब वाकई आपने सही कहा, वो जो बॉर्डर आती थी उस जमाने में, और वो जो थी वो गदर 1 जैसी, वो उसी तरह ये बना ली उन्होंने। अब वही बात कि कितना आसान है उनको ये दिखाना कि वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, बॉर्डर से उधर चले गए हैं। पाकिस्तान कहाँ होता है ऐसा, कहाँ हो रहा है ऐसा? तो एक और पाकिस्तान इंडिया जैसे बॉर्डर सेंसिटिव बॉर्डर पे तो वैसे इतनी मतलब फोर्स डिप्लॉयड है उस तरफ की भी और हमारी भी, तो वो भी अंधे हैं क्या? आपके अंधे हैं? इतना इस तरह हो नहीं सकता कि ये जिस तरह के वो प्लॉट्स लेकर आते हैं। मेरा उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े फिल्म मेकर बैठे हैं वहां पे, एक शख्सियत है उनका नाम है कुलभूषण यादव। अल्लाह, तो कहानी कुछ वहां भी बनती है, तो वो हमें बनानी चाहिए ना। अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, मैं इस हक में नहीं हूं। अच्छा, इस रैट रेस में पढ़ने की क्या जरूरत है हमारे? आप देखिए एक्चुअली कंटेंट वाइज अगर आप मुझसे पूछते हैं, कम फिल्में बन रही हैं, कभी कभी फिल्म बनती है, ज्यादातर फिल्में अच्छी नहीं है, बहुत कुछ तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो सामने की तरफ से बकवास हो रही है तो हम बकवास का जवाब ना दें। सेंट्रिक नहीं है, वो पाकिस्तान ऑब्सेस्ड नजर आते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में
कि वो एक जैसे होता है ना कि पड़ोसी एक वो जिसको आदत होती है झांकने की, वो दूरबीन लेके खड़ा है अपनी बालकनी पे और वो बस इधर ही देखे जा रहा है। भाई तुम्हारे पास तो और बहुत से मौजूआत होने चाहिए जिसके ऊपर फिल्में बना लो। अच्छा, लेकिन कुछ इंडियन जो मिसाल के तौर पे कुछ अच्छी फिल्में भी जो उन्होंने बनाई, मिसाल के तौर पे एक ब्लैक बनाई थी जी, और वो कुछ ऐसी भी बनाते हैं जो कि हॉलीवुड की कॉपीज करते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ हल्की फुल्की रिसर्च कर लेते हैं। अब पाकिस्तान के बारे में जब फिल्म बनाते हैं तो वो रिसर्च इतनी 1960 की क्यों होती है? अभी जैसे इसमें टाइगर में दिखाया इस्लामाबाद, तो कौन सा इस्लामाबाद दिखाया है इन्होंने? ये तो कोई अजीब सा इस्लामाबाद था, यकीन नहीं आ रहा था कि कौन सा कभी आए भी नहीं, उनका कोई एक्सपोजर भी नहीं और वो कोई एफर्ट भी नहीं डालते हैं अपनी फिल्म मेकिंग में। और फिर उनकी आवाम भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा है कि वो इतनी सादा है कि वो जो उनको हलवा पका के खिलाते हैं वो खा लेती हैं। तो उनको पाकिस्तान का आइडिया नहीं है, उनको नहीं पता पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया है, किस तरह का लगता है, हमारे शहर हमारे गांव किस तरह के लगते हैं। तो वो अभी तक वो जो पुराना उनके एक परसेप्शन बना हुआ है वो उसी में फंसे हुए हैं और वो फिर रिसर्च के ऊपर करते नहीं, क्योंकि आपने फैक्ट्री चलानी है और आपने हर महीने एक पाकिस्तान से नफरत अंगेज फिल्म निकाल कर देनी है अपनी आवाम को, तो वो उसके ऊपर लगे हुए हैं और स्टेट उनको। मगर ये नफरतें जो है ना, ये जब आप फिल्मों के जरिए आम आदमी के जहन में डालते हैं तो वो आम आदमी वो जो हिंदुत्व के जेर असर आता है या उन फिल्मों के मैसेज के जेर असर आता है, वो फिर आपके माशरे में जिस तरह का बिगाड़ पैदा करता है वो फिर सारी दुनिया को आपको भी आग की लपेट, फिर वो आप तक भी पहुंचेगी, घर पर आपके भी जलेंगे। बहुत शुक्रिया जी अरुण साहब, थैंक यू जी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गजा में इसराइली जारहियत भरपूर तरीके से जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उन लोगों के जो कि फ़लस्तीन में इसराइली हमलों की वजह से जाँ बहक होते जा रहे हैं। उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की है। 11,500 से ज़ायद अफराद इस वक्त शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन में। और इसराइल की जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनका कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं है, वो सब तो इसराइल को फेवर कर रही हैं, लेकिन वो जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब इस्लामिक समिट होती है, OIC का इजलास होता है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होता है, ना कोई सिफारती बायकॉट की बात होती है, ना तिजारती बायकॉट की तजवीज़ पर अमल किया जाता है, ना मुआशी बायकॉट की तजवीज़ पर अमल किया जाता है, ना तेल रोकने पर अमल किया जाता है। जो ममालिक इस तरह की तजावीज़ देते हैं, कुछ अगर ढंग की तजावीज़ भी आएँ तो उस पर भी बिल्कुल जो इस्लामी ममालिक हैं वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और उनको चुप करवा देते हैं। हम इस मामले को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, एक तो सवाल ये है, और दूसरा ये कि इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है वो क्या है। जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो गए थे चंद दिन पहले मिस्र और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुकम्मल तौर पर वो जगह और वहाँ पर जो सारा जो देखना था उस एरिया में जिस तरीके की रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो देखिए, उनका अहवाल भी सुनते हैं उनसे हम और ज़रा जानते हैं कि पाकिस्तान में हम सेनेट में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जो अभी दौरा मिस्र हुआ उसमें आपने क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं तो ज़ाहिर जो कत्लेआम है आप देख रहे हैं कि एक कार्नेज है, एक मैसेकर है, एक जेनोसाइड है और अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद कहा है कि हेल ऑन अर्थ, गज़ा जो है वो दुनिया में ज़मीन पर पुरअर्ज़ पर एक जहन्नम जो है वो बन गया है। हर 10 मिनट में एक बच्चा, एक मासूम बच्चा वो कत्ल हो रहा है। और गज़ा के हस्पताल को इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं ग्रेव यार्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कब्रिस्तान जो हैं वो बनते जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि शिफा हस्पताल जो हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ना होने से बच्चे भी शहीद हो गए हैं, उसके बाद बिजली ना होने से मरीज़ भी दम तोड़ गए हैं और अब वहाँ पे एक ऑपरेशन जारी, वहाँ पे एक भरपूर मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। तो बहुत बदकिस्मती है और एक कत्लेआम है। और मैं यहाँ तो मीडिया में बहुत कम बातें आ रही है, मैंने तो वहाँ जाके देखा है कि उन्होंने बड़े बड़े एक्सकेवेटर से बड़े बड़े कब्र खोदे हैं, जिंदा लोगों को सैकड़ों की तादाद में ला के कत्ल करके उसके अंदर इज्तिमाई कब्रें बनाई हुई है। और ये जो आ रहा है ये 50,000 से ज़ायद लोग इब्तिदाई अंदाज़े है कि कत्ल किए जा चुके हैं। अच्छा, यानी आप देख लें कि 43 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 23 लाख की आबादी जिसमें आधे बच्चे और ख़वातीन हैं, उसके ऊपर एक वॉर मशीन पूरी यूरोप और अमेरिका की असलहे
और उनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ और अमेरिकी बहरी बेड़ियों की बेड़े की मदद के साथ वो उसके ऊपर हमलावर हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। तो बहुत अफसोसनाक है। वहाँ पे मैंने जब करीब जाके देखा तो जो कुछ मैंने फील किया, जो कुछ मैंने सुना, जो कुछ मैंने वहाँ पे मुशाहिदा किया, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है उससे जो मीडिया के ऊपर आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। और एड का क्या सिलसिला है? जो एड है, जो कहते हैं मिस्र की तरफ से कितनी बदकिस्मती है, आप लोगों ने इशारा किया उसकी तरफ कि अरब लीग का इजलास होता है जी, उसका कोई नतीजा नहीं आता। OIC के 2 इजलास होते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं आता। मैं आपको ये बात बताऊं, आपको हैरत होगी कि जितना एड जा रहा है वो सारा एड पहले इसराइल जाता है, वो उसकी स्कैनिंग करता है, वो उसकी चेकिंग करता है। उसमें अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी आलात हों जो लोहे के बने हुए हो तो उसको भी हटा देते हैं, और वो जिस मंजूरी दे देते हैं वो वापस रफा क्रॉसिंग पर बेचकर वो फिर आप गज़ा जो है वो बेच सकते हैं। तो जो 57 ममालिक OIC की है उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो अपने गज़ा के भाइयों के लिए इसराइल की इजाज़त के बगैर एक घूंट पानी बेच सके। अच्छा। ये कितनी अफसोस की बात है कि 2 इजलासों में OIC ने इसराइल को दहशतगर्द तक नहीं कहा। उसके मुकाबले में चिली, बोलिविया, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, वो न सिर्फ सफारतकार उन्होंने बुलाए हैं बल्कि उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। ये वॉर क्राइम कर रहे हैं, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इर्तिकाब कर रहे हैं। रिसेंटली सर एक खबर आई कि जिसमें बहरीन वगैरह ने कहा तेल नहीं देते, तेल रोक देते हैं, तो सऊदी अरब वगैरह ने कहा नहीं तेल तो जाएगा। 5 तजावीज आई, 5 तजावीज आई, जिसमें डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म करना, जिसमें इसराइल को दहशतगर्द करार देना, जिसमें इसराइल को तेल की सप्लाई वो खत्म करना, जिसमें इसराइल के खिलाफ वॉर क्राइम्स को इनिशिएट करना, उसकी केसेस को इनिशिएट करना। किसी भी तजवीज़ को उन्होंने, मैं आपको नेतन्याहू का एक ट्वीट दिखाता हूं, ये आप सुन लें, इससे आप अंदाजा कर लें, और इसी के ऊपर अमल हो रहा है। नेतन्याहू का ट्वीट है, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने यह लगाया, I say to the Arab leaders, if you want to preserve your interest, you must do one thing, remain silent. और इसी के ऊपर आप देखें पूरा ये अरब और मुस्लिम वर्ल्ड के हुक्मरानों को उन्होंने ये धमकी दी है, और उसी धमकी से खौफजदा ये नेतन्याहू की बात पर अमल कर रहे हैं, खामोश तमाशा देख रहे हैं। तो इनको ऐसी क्या चीज है जो रोकती है देखें कुछ करने से? देखें, इनके अंदर गैरत नहीं है, इनके अंदर हमीयत नहीं है। आप देखें ना, जो 6 रोज़ा जंग थी 1973 की, उसमें इसराइल ने 3 ममालिक को, सीरिया, इजिप्ट एंड जॉर्डन, उसको शिकस्त देकर 6 दिन में और अपने रकबे से 4 गुना ज्यादा रकबा कब्जा लिया था। आज 39वां दिन है, 39वां दिन, 43 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी और 23 लाख आबादी, जिसमें आधे बच्चे और खवातीन हैं, अभी तक उनको फतह नहीं कर सके। आपको पता है इसराइली कहते हैं वी आर फाइटिंग विद घोस्ट, हम जिन्नात से लड़ रहे हैं। आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया और मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसराइल के जो टैंक्स, वो टैंक्स बिकम सेटिंग डक्स, जैसे बत्तख को आपने पकड़ लिया है, पांव से बैठा दिया और शिकारी से कहो कि उसको शिकार करो। ये ईमान का जज्बा उनके अंदर है, जो अबू उबैदा है, जो हमास हैं, जो वहां के लोग हैं। तो इसराइल नाकाबिल शिकस्त नहीं है, ये तो हमास ने, ये तो अबू उबैदा ने साबित कर दिया, लेकिन ये लोग खौफजदा हैं। अगर ये सिर्फ सपोर्ट कर ले, इनको जंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये तेल की सप्लाई बंद कर ले। ये इवन ये कि अपने एयर स्पेस से इसराइल के जहाजों और इसराइल के लिए जाने वाले असलहे को बंद कर दे, ये वहां तक भी नहीं कर सके। तो इनके अंदर गैरत नहीं है, इनके अंदर हमीयत नहीं है, ये खौफजदा हैं, ये इस्तेमार के एसेट्स हैं। उम्मत के जो लीडर हैं और हीरो हैं वो अबू उबैदा है, और अबू उबैदा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जब तक उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक अंदरूनी इनकलाब नहीं आ सकता। अब मैं आपको बताऊं कि देखें, यह साबित हो गया कि गजा को तो कत्ल हो रहा है, कार्नेज है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। उसके बाद अब मस्जिद अक्सा को खतरा है, उसके बाद हरमैन शरीफैन को खतरा है। क्यों? इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा की जो 80 लाख रेगुलर आर्मी है वो तो हमें नजर नहीं आ रही, उनका असलहा भी नजर नहीं आ रहा, फौजी सरबराह और सियासी सरबराह भी नजर नहीं आ रहे। इसराइल किसी बैनुल अक़वामी कानून को मानता नहीं है। तो अब अगर इसराइल मस्जिद अक्सा को अल्लाह ना करे इन्हेदाम करे, अगर इसराइल हरमैन शरीफैन की तरफ कदम बढ़ाएं, अल्लामा इकबाल का एक नज़म है, वो जो फारसी का नज़म है कि इनकलाब इनकलाब ए इनकलाब। अब अवाम को, अब उम्मत मुस्लिमा के अफराद को अपनी सरजमीन पर मुखलिस
और इनकलाबी लीडरशिप के लिए इनकलाब बर्पा करना। सर, अब आपने ये बात तो सही कही कि उन्होंने अपने लोगों को लगाया हुआ है ममालिक में और अपने इंटरेस्ट्स की वो निगरानी करा रहे हैं उनसे, लेकिन जो पब्लिक है उन इलाकों की, मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो वेस्ट में हम देख रहे हैं, उन लोगों के हवाले से आप क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ कितनी मौसर है और क्या उस आवाज़ में कोई ताकत है? या देखिए, प्रोटेस्ट जहाँ भी है वो बहुत मौसर हैं, उसका असर होता है। एक है वेस्टर्न रिजीम्स, आप देखें कि अमरीकी सदर आए और उसने कहा ये अमरीका पे हमला है, और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, उसने नेतन्याहू से कहा कि मैं एज ए जू भी आया हूँ, एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आया हूँ। आप देखें कि बरतानिया के वजीर आजम असलहे के भरे हुए जहाज के साथ गए, जर्मन चांसलर, फ्रांस के सदर, उसके साथ बरतानिया के साबिक सदर, ऑस्ट्रेलिया के सदर, जर्मन फिजाइया के सरबरा, ये सब गए, असलहे की सप्लाई जारी है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न पब्लिक है। देखें, ये अबू उबैदा और हमास ने जो ये काम किया है कि पहली मरतबा पूरी दुनिया में, पूरी कुर्रे अर्ज पर फ़लस्तीन के मसले पर आवाम को मुत्तहिद कर दिया, हाँ वो मशरिक के हो या मगरिब के हो। आप फ्रांस के मुजाहिरे पेरिस में, आप लंदन में, आप बर्लिन में, आप न्यूयॉर्क में, आप वाशिंगटन में जो जबरदस्त मुजाहिरे हुए हैं, और ये जो इनके पास जो एक इमोशनल कार्ड्स होते थे ना, होलोकॉस्ट का इमोशनल कार्ड्स होते थे, राइट ऑफ डिफेंस इमोशनल कार्ड होते थे जो इनके पास ना, तो वो एंटीसेमिटिज्म, तो ये तीनों कार्ड इस दफा बिल्कुल काम नहीं आए, और वेस्टर्न पब्लिक मुकम्मल तौर पर उठ के गजा के साथ हैं और फलस्तीनियों के साथ है, और आलमी इस्लाम से बढ़कर मुजाहिरे वेस्ट में हुए हैं। तो वेस्टर्न रिजीम वो जालिम है, वो दहशतगर्दों का साथ दे रहा है, और वेस्टर्न पब्लिक जो है वो इस वक्त आलम इस्लाम से बढ़ के हुए हैं। मुझे तो ये तो वहां पर वेस्ट पे जो मुजाहिरे कर रहे हैं वो तो मुसलमान नहीं है, हमारे मुसलमानों को क्या मौत पड़ी हुई? यही तो मसला है। मैं ये भी कह रहा हूं कि देखें, मतलब आसान अल्फाज मेरे मुंह से यही निकलते हैं। मुझे खुद यूनाइटेड नेशन की चीफ ने बताया, यूनाइटेड नेशन की चीफ मिस्र में यहूदी मुजाहिरे कर रहे हैं, हाँ, कि हमारे 1000 से ज्यादा लोग कत्ल हो गए हैं। हमारी तारीख में, यूनाइटेड नेशन की तारीख में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इतनी बड़ी तादाद में यूएन एम्प्लॉइज कत्ल नहीं हुए। 50 से ज्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, उसके ऊपर वो उठ गए हैं। आलम इस्लाम खामोश है, आलम इस्लाम में उतने बड़े मुजाहिरे नहीं। क्यों? इसलिए कि आलम इस्लाम में जबर की हुकूमतें हैं, आलम इस्लाम में डिक्टेटर्स हैं, आलम इस्लाम में बदतरीन किस्म की बादशाहतें हैं। और मुझे तो पाकिस्तान का भी दुख है। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। 1967 में, 1970 में पाकिस्तान ने क़यादत की है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद पाकिस्तान इस्लामी मुस्लिम एटमी मुल्क है। पाकिस्तान गायब है। हमने भी वैसे फलस्तीनियों पे हिस्टोरिकली, तो हमने भी साथ क्या हुआ, हमने भी फलस्तीनियों पे गोलियां चलाई हैं हिस्टोरिकली, अगर हम जाएं, एक जमाना वो भी था। चले, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? माजी में आपने, लेकिन अब तो हमने तो 1973 की जंग में हमारी फिजाइया ने तो इसराइली जहाज भी गिराए। बिल्कुल, ये भी किया है। बिल्कुल, हमने सीरिया की तरफ से, हमने उर्दन की तरफ से उस जंग के अंदर हिस्सा लिया था। आप देखें, इस पाकिस्तान के हुक्मरान गायब हैं। वजीर आजम ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की खुसूसी फलस्तीन के ऊपर। निगरान वजीर आजम ने एक भी जलसे से खिताब नहीं किया। आप देखें, मुख्तलिफ ममालिक के तजावीज़ आए हैं, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान भाई, आप और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप बोलेविया, चिली, कोलंबिया और साउथ अफ्रीका के लोगों को, हुक्मरानों को फोन करके शुक्रिया अदा करें कि हम तो ये काम नहीं कर सके, आप लोगों ने कर दिया, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चीन हमारा जो साथी है, बिल्कुल देरीना दोस्त, उसने इतना बड़ा मौका दिया है। चीन को आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं, आप मतलब यह है कि रूस को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, आप मलेशिया, तुर्की, मिस्र, अरब ममालिक, उनको आप दुनिया भर में वफूद भेजते हैं। आप इस इशू को उठाएं, इसलिए कि अगर फलस्तीन का इशू में इसराइल कामयाब हो गया तो कश्मीर भी आपके हाथ से चला गया। माइट इज राइट, फिर दहशतगर्दी, फिर ताकत, फिर जबर का इस्तेमाल ही दुनिया का कानून हो जाएगा। ये तो फिर हमारे हुक्मरान किसी दिन ऐलान करेंगे आकर के, जी हमारी सारे फाइनेंसेस जो है वो वहां के कब्जे में, तो हमें आज इसराइल को तस्लीम करना है, कर देंगे किसी भी दिन। ये मैं आपको बताऊं, इसी के लिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी, और कुछ अरसे के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शोक छड़ जाता था इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से, तो डॉलरों के लिए था, वो इसी फाइनेंस के लिए था। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त गजा में जो कारनेज है, कत्लेआम है, जो बच्चों के वजूद के टुकड़े हैं, जो मुसलमानों का खून है, इनोसेंट डिफेंसलेस मुसलमानों का, आपको पता है उसको मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक मगरिब से अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कर्जों को रीशेड्यूल करने के लिए, मजीद कर्जों के हुसूल के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, वो लीवरेज की तौर
तौर पर इस खामोशी को, इस कत्लेआम पे मुजरिमाना खामोशी को वो एक लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान भी ये कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अगर अमेरिका और तालिबान के मामले में बैठकर मीडिएशन करा सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं कुछ कह सकता? अमेरिका से बड़ी अमेरिका ने ताकत तो कुछ नहीं करना होगा। यही तो हम कह रहे हैं कि आप क्यों गायब हैं, आप मंजर से क्यों गायब हैं, आप क्यों खामोश हैं, आप कहां हैं? पाकिस्तान तो लीडर था, पाकिस्तान तो उम्मत का दस्तार था, पाकिस्तान तो उम्मत की इज्जत, पगड़ी और इफ्तिखार था। कहां है पाकिस्तान? अल-कुद्स के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, हरमैन शरीफैन के लिए, उसूली मौक़िफ़ के लिए कोई पाकिस्तान हमें नजर नहीं आ रहा। यह बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। यही अफसोस जो है वो आप देखते हैं कि कब तक रहता है, क्योंकि रोजाना जो अफसोसनाक खबरें आती जा रही हैं ये हमें झंझोड़ने के लिए शायद काफ़ी नहीं है, और हम पता नहीं शायद किस चीज़ के इंतज़ार में, हमारे हुक्मरान किस चीज़ के लिए इंतज़ार है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर मुश्ताक साहब, वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं लीडर में किस किस्म की क्वालिटीज़ या किस किस्म की खुसूसियात होनी चाहिए और एक लीडर को कैसा होना चाहिए। और जाहिर है ये बात हमारे सफ़ीरों से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उन सफ़ीरों की मुलाकातें होती हैं मुख्तलिफ लीडरान से, और आवाम से बेहतर वो इनको पढ़ते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज को जज करते हैं, इनके बोलने के स्टाइल से इनको पता चल जाता है कि किस किस्म का लीडर जो है ये पावर में आए। तो हमारे साथ डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा मौजूद हैं, जो कि साबिक सफ़ीर हैं पान की अमेरिका की और फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं यूनाइटेड नेशंस की पाकिस्तान की। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सबसे पहले आज चूंकि आपकी सालगिरह है तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। तो आज जरा अपनी सालगिरह के दिन हमें कुछ लीडरों के जो क्या कहते हैं वो ट्रेट्स जो हैं उनसे जरा हम आहंगी कुछ हमारी जरा करवाएं, बताएं हमें कि आपने जिन जिन लीडर्स के साथ काम किया, जिन जिन लोगों को देखा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, आपका तजर्बा क्या कहता है? दुनिया के बड़े बड़े हिस्टोरिकल जो लीडर्स थे, क्या क्वालिटीज़ होती थी उनके अंदर? पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सालगिरह पे मुझे दावत दी। दूसरा मैं कहूँगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि बहुत सारे बैनुल-अक़वामी सतह पे जो लीडर्स हैं उनसे मेरी मुलाकातें हुई, और अपने मुल्क में भी इतने सारे लीडर्स को मैंने बतौर सहाफ़ी इंटरव्यू किया और वैसे भी उनके साथ काम भी किया। तो मैं समझती हूँ कि जो सबसे अहम क्वालिटी होती है एक लीडर की, वो है करेज, यानी कि हिम्मत और कुव्वत, और ये कि उनकी कोई ना कोई बिलीफ होनी चाहिए। इसलिए कि जब तक आपकी कोई कमिटमेंट ना हो, मैं तो कहती हूँ कि वो जो 3 C's है ना वो बहुत अहम होते हैं। एक कमिटमेंट, एक क्लैरिटी, यानी कि आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपने किस तरफ जाना है, आपकी मंजिल क्या है और लोगों को कहाँ लेके जाना है, और करेज। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं समझती हूँ कि हर लीडर में नहीं होती, बल्कि लीडर और लीडरशिप में मैं हमेशा फ़र्क देखती हूँ। लीडर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आया वो लीडरशिप दिखा सकते हैं? उससे मेरा ख्याल है एक असल लीडर बनता है करेज से, और अपनी कमिटमेंट टू एन आइडिया, टू एन आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि बहुत अहम हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लीडर और स्टेट्समैन, इन 2 टर्मिनोलॉजीज को आप अलग अलग रखती हैं या इनको इंटरलिंक करेंगी और इनके मायने एक दूसरे से ओवरलैप होते रहते हैं आपके नज़रिए के मुताबिक? मैं समझती हूँ कि स्टेट्समैन या स्टेट्स वुमन दोनों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वुमन भी हो सकती है स्टेट्स वुमन, बिल्कुल। वो होते हैं लोग जो तारीख बनाते हैं, जिनको तारीख की समझ भी होती है कि वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट पे हैं और वो तारीख को तब्दील भी कर सकते हैं। जाहिर है इससे माहौल का बहुत ताल्लुक होता है, एक लीडर खुद से तो नहीं कर सकता जब तक माहौल एक ना बना हो, लेकिन स्टेट्समैन जो है ना वो माहौल को भी शेप करता है, उसको भी तब्दील करने की कोशिश करता है। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि यस, आप ठीक कह रही हैं कि स्टेट्समैन और लीडर में फ़र्क होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की, उन लीडर्स की जिन्होंने कौमें बनाई,
मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें जी, सबसे पहले हम अपने आप से शुरू कर लेते हैं जी। जिन्ना साहब सबसे बड़ा नाम जी, बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने जी। फिर अगर हम चाइना की तरफ देखें तो माओ ज़ेडुंग जी, एक चीन जो है वो उनके ही नक्शे कदम पर पूरा जो है वो चल रहा है। फिर नेल्सन मंडेला का नाम आ जाता है। एक तो ये ग्रुप है जिसको आप पॉजिटिव तरीके से जानते हैं ना, चे गुवेरा वगैरह, वो क्या फेडेरल कास्ट्रो वगैरह, एक मतलब एक अलग लीग है ये, ठीक है। अच्छा, एक फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है जो कि नेगेटिव तरीके से दुनिया जिनको याद करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो बुश हो गया या ब्लेयर हो गया, मोदी हो गया, तो ये लीडर्स नहीं होते लेकिन ये पावर पोजीशंस पर कैसे आ जाते हैं? देखिए, ये तो फिर उनकी आवाम पे डिपेंड करता है ना, और आप ठीक कह रहे हैं, कुछ लोगों का असर होता है उस सूरत हाल में जिसमें कि वो लीडरशिप अपनी दिखाते हैं, लेकिन वो नेगेटिव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो नेगेटिव तरीके से दिखाते हैं, जिसमें कि मैं समझती हूँ कि अमेरिका में हाल में सदर ट्रंप उन्होंने कितना कुछ तब्दील किया अपने मुल्क में, मगर सब नेगेटिवली। लेकिन उससे फिर ये भी जाहिर हुआ कि एक नेगेटिव लीडर भी जो होता है वो किस तरह से असरअंदाज होता है अपने मुआशरे पे और अपने मुल्क में। देखिए ना, सदर ट्रंप का अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो उन्होंने दुनिया में भी एक ख़ास किस्म की पॉलिसी फॉलो की, परस्यू की, जिससे कि दुनिया पे मनफी असरात पैदा हुए, और अपने मुल्क में भी उन्होंने इतनी पोलराइजेशन की जो कि आज तक है। सो कभी कभी इस तरह के जो लीडर्स हैं ना, वो सिर्फ जब तक वो होते हैं पावर में, उसका असर सिर्फ नहीं होता, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस छोड़ देते हैं मुआशरे पे मनफी तौर पे, जिसका कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत देर तक चलते हैं। लेकिन फिर उन कॉन्सिक्वेंसेस से डॉक्टर साहिबा निकला कैसे जाए? मिसाल के तौर पे इसी हमारे, अगर हम दो अपने मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान और भारत की, तो भारत में गांधी जैसे लीडरान भी रहे और फिर हमारे यहाँ भी, मतलब हम अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ, और मुझे ये यकीन है कि हो भी नहीं सकता, जिसमें हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर आए जो जिंगुइज्म की, नफरत की, जिसको कहते हैं ना कि जिसको हम मजहबी जो अफरा तफरी फैला कर मुल्क में इंतखाबात कराए और कैंपेन चलाए और वो जीत भी जाए। दूसरी तरफ भारत में हमने देखा मोदी की कैंपेन्स, और उसके बाद फिर सारी ही माइनॉरिटीज तकरीबन उससे परेशान हैं उनकी पॉलिसी से। तो ये फिर मुल्कों को कितना लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाता है, और नेशंस को, जहनों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है, और इससे फिर कैसे निकला जाए? हाँ, नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि जहनों पे वाकई ये तारी हो जाते हैं, उनके जो मनफी असरात हैं। तो निकलने का तो फिर देखें ना, लीडर्स भी तो लोग ही बनाते हैं ना। जब तक लोगों की सपोर्ट ना हो, हिमायत ना हो, चाहे वो लीडर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिसको आप कह रही हैं और कह रहे हैं, तो वो उभर नहीं सकते जी। तो सारा कुछ फिर वापस आ जाता है अवाम के पास। और मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका अवाम के पास जो होता है, जो हमने भी देखा अपने मुल्क में, और वो है इंतखाबात। एक इलेक्टेड लीडर के पास फिर वो मैंडेट होता है कि शायद वो उन मुसीबतों से निकल सके जिससे कि किसी और लीडर ने उनको डाला है। तो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, पीपल पावर, ये सारी चीज़ें जो है फिर वो अहम होती हैं कि उन मनफी असरात से निपट सकें जो कि नेगेटिव लीडर्स छोड़ देते हैं मुआशरे पे। अच्छा, इंटरनेशनल लीडर्स की बात करें, पाकिस्तानी लीडर्स को छोड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लीडर्स से फिर नाम आ जाएंगे तो वो लोग जो है वो नाराज भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, मुखामुखा एक लेबलिंग हो जाती है ना, उसको छोड़ते हैं। इंटरनेशनली बड़े बड़े लीडरों से आपकी मुलाकात हुई होगी, कौन कौन से ऐसे रहनुमा थे दुनिया के जिसको आप कहती हैं कि जी मेरी इससे मुलाकात हुई और मैंने कहा कि जी ये है जी बंदा जी जबरदस्त? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो मैं जिससे इम्प्रेस और इंस्पायर हुई वो था नेल्सन मंडेला। बहुत अरसा पहले, उनकी ज़ाहिर वफात से बहुत अरसा पहले मुझे मौका मिला लंदन में उनसे मिलने का। उनकी जो हाई कमिश्नर थी खातून थी, तो ज़रा हेल्पफुल थी एक और ख़ातून के लिए। उनसे मैंने दरख्वास्त की कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो मैं फिर उनके होटल के कमरे में उन्होंने मुझे बुलाया, और मुझे याद है काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि मैं तो बड़ी वो थी, नर्वस सी थी ना, बिकॉज मैं इतने बड़े लीडर से मिल रही थी। तो उन्होंने फिर एकदम से मुझे कहा कि डू यू माइंड अगर मैं अपने जूते उतार लूं, मैं बहुत थका हूं। तो वो जूते उतार के बैठ गए। तो मैंने कहा नहीं, और फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मैंने कहा ये इतने इनफॉर्मल है, इतनी बड़ी हस्ती है, और कह रहे हैं कि उफ मैं थक गया हूँ चल के पिछले 2-3 दिनों से, तो मैं जरा रिलैक्स हो जाऊं। और मैंने कहा हाँ जरूर प्लीज।
और फिर जाहिर है मैंने उनको यही कहा कि मैं इतने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है दुनिया भर में। उसके अलावा हाल में जिसको मैं मिली और मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चीन के जो हैं सदर, उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुई। जाहिर है जी उनके साथ तो अंग्रेजी में बात नहीं हो सकी, तो एक इंटरप्रेटर के थ्रू यूनाइटेड नेशंस में मैं उनसे 2 बार बल्कि मिली। दूसरी बार उन्होंने, मेरा ख्याल है, मुझे मेरे ज़हन में तो है कम से कम कि उन्होंने मुझे सर पहचाना या कि किसी ने उन्हें कहा कि देखें इनको आप पहले मिल चुकी हैं, तो वो भी बहुत ही उन्होंने जोशी से मिले, पाकिस्तान की बहुत तारीफ की, पाकिस्तान को बहुत अच्छा उन्होंने यानी कि अच्छे अल्फाजों में उन्होंने कहा, तो जाहिर है उससे भी मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसके लीडर्स में कौन ऐसा मिला आपको जो कि आपको जिसने इम्प्रेस किया हो? मेरा ख्याल है हाल में तो मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा लीडर था। शायद मेरी उन लोगों से नहीं मुलाकात। वो तो सही बात है, वो तो कोई भी नहीं है, छोड़ दें बिल्कुल। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, आप ये ना कहें, मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं कह रही हूँ कि शायद मेरी खुशकिस्मती। मैं कह रहा हूँ, मैं तो हालात देख के कह रहा हूँ आज। देखें इस वक्त तो हम सबको जो मायूसी है वो जाहिर है, जो फ़लस्तीन, जो गाज़ा में हो रहा है, फ़लस्तीन अवाम के साथ जो बर्बरियत हो रही है और जो जुल्म हो रहा है, जाहिर है उससे हमारे ज़हन में मुसलमान ममालिक के लीडर्स आते हैं। और जाहिर है आप, मैं, हम सब, मैं समझती हूँ पूरी मुस्लिम उम्मा उनसे जो एक्सपेक्ट करती थी, जो हमें तवक्को थी उनसे कि वो एक डट जाएंगे और एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जिससे कि अमेरिका और इजराइल मजबूर हो जाएंगे जंगबंदी के लिए, वो जाहिर है नहीं हुआ और उससे तो हम मायूस ज़रूर हैं। बिल्कुल। लेकिन उस बात पे वो बात क्विकली अगर बता सके, वो कौन सा नाम है जिसको आपने कहा ना कि मैं नहीं मिल सकी उससे, या मेरे टाइम में वो वाले लीडर नहीं रहे, वो कौन से थे? नहीं, मैं तो सिर्फ जिक्र कर रही थी मुसलमान दुनिया के लीडरान के बारे में कि उनसे काफ़ी लीडर्स ऐसे भी थे जो वहाँ नहीं आए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस नहीं आए। अमूमन तो होता ये था ना कि यूएन जनरल असेंबली, जो कि हर साल सितंबर में उनका एनुअल सेशन शुरू होता है, तो उस वक्त बहुत सारे लीडरान आते हैं और उनसे मुलाकातें हो जाती हैं। बहुत से ममालिक के नहीं भी आते। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि जो सबसे इम्प्रेसिव लीडर, बहुत शुक्रिया, मेरी मुलाकात हुई। ओके जी, थैंक यू जी। वो नाम नहीं, नाम बता दें आप, तो तजस्सुस रह गया डॉक्टर साहब। नाम था वो सदर बिल क्लिंटन, जिन्होंने, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली उन्होंने हमारे साथ डील किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मलिहा लोधी। नाज़रीन मौजूद थी, पाकिस्तान की मायानाज डिप्लोमेट्स में इनका शुमार होता है और ये बता रही थी लीडर कौन होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को और फ़लस्तीनियों को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे